बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों, आज हम सबसे पहले तो बात करेंगे दीपावली की, और दीपावली के लिए आपको शुभकामनाएं प्रेषित कर रही हूँ। मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से, बहुत सावधानी पूर्वक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए इस त्यौहार को मनाया होगा। और ये डिस्टेंस की बात जो है वो आपको आगे भी ध्यान रखनी होगी, ऐसी मेरा सोच है, ऐसी मेरी उम्मीद है आपसे, ताकि हम सब परिवार, पड़ोस और जो डियरेस्ट हमारे हैं वो लोग स्वस्थ रह सकें। अब बात आती है वापस पढ़ाई की तरफ। छुट्टियों का माहौल ख़त्म और अब हम वापस से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। बच्चों, आज हम करेंगे नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, अर्थात समाजशास्त्र की प्रकृति। समाजशास्त्र की प्रकृति के लिए हम कहेंगे कि समाजशास्त्र की प्रकृति को समझने के सबसे प्रमुख तरीका जो है वो तुलनात्मक विधि रहा है, अर्थात जनसाधारण से लेकर वैज्ञानिक तक सभी सामाजिक विज्ञानों, उसमें राजनीति शास्त्र हो सकता है, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, इनकी प्रकृति का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों में हम रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान आदि की प्रकृति की तुलना से करते हैं। बच्चों, समाजशास्त्र की प्रकृति को समझने के लिए क्या ये विज्ञान है या विज्ञान नहीं है, इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा विज्ञान को समझना होगा। जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो हम कहते हैं किसी भी विषय के बारे में विज्ञान क्या है, क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान है। तो समाजशास्त्र की जब हम बात करते हैं, समाजशास्त्र की प्रकृति को समझने की बात करते हैं, तो क्या समाजशास्त्र विज्ञान है? बहुत सारे प्रश्न हमारे पास हैं। क्या समाजशास्त्र भौतिक विज्ञान के समान भविष्यवाणी करने में सक्षम है? क्या समाजशास्त्र के पास कोई लैब है, प्रयोगशाला है? क्या समाजशास्त्र के अध्ययन के परिणामों के आधार पर किसी सिद्धांत का निर्माण किया जा सकता है? क्या समाजशास्त्र के सिद्धांत वैज्ञानिक हैं? इसके अध्ययन की पद्धतियाँ, तथ्य संकलन की पद्धतियाँ, इसके साथ ही साथ हम कह सकते हैं तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन एवं विश्लेषण पूर्ण वैज्ञानिक है? ये प्रश्न है हमारे दिमाग में आते हैं कि ऐसा हो सकता है क्या? हम इसको कैसे एक समाज विज्ञान को विज्ञान कह सकते हैं? ऐसे प्रश्न हमारे सामने हैं। क्या समाजशास्त्र सिद्धांतों की जांच न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की भांति की जा सकती है, जब चाहे जहाँ चाहे? इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए ये आवश्यक है हमें समझना समाजशास्त्र की प्रकृति की। बच्चों, समाजशास्त्र की प्रकृति का अध्ययन विज्ञान की पद्धति को आधार मानकर तथा समाजशास्त्र की विशेषताओं, तत्वों, लक्षणों व अध्ययन की पद्धतियों का विज्ञान की प्रकृति से तुलना करते हुए किया जाएगा। और हम देखते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान की प्रकृति के बिंदुओं के आधार पर एक निश्चित क्रम से समाजशास्त्र की प्रकृति का हम अध्ययन करेंगे, और तब हम प्रूव करने में सक्षम हो पाएंगे कि समाजशास्त्र विज्ञान है। इसके कुछ बिंदु हैं जिनकी चर्चा मैं करना चाहूँगी आपके साथ, और समाजशास्त्र को हम क्यों विज्ञान ठहरा सकते हैं, क्यों कहते हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है, उसके लिए ठीक हमें उसी तरह से जो है पॉइंट्स को प्रस्तुत करना पड़ेगा जिस तरह से मैं सही बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ। इस बात को प्रस्तुत करने के लिए हम तर्क देते हैं और अपनी बात को पुरजोर कहकर कि मैं सत्य कह रहा हूँ कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से समाजशास्त्र को विज्ञान कहने के लिए हम कुछ जो पॉइंट्स की बात करेंगे, उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि समाजशास्त्र की प्रकृति एवं वैज्ञानिक पद्धति। बच्चों, समाजशास्त्र में समाज, सामाजिक संबंध, सामाजिक व्यवस्था, घटना आदि का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के अनुरूप किया जाता है। अध्ययन की योजना तैयार की जाती है। समाजशास्त्रीय अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के सभी चरणों
जैसे उपकल्पना का निर्माण, तथ्यों का अवलोकन, संकलन, वर्गीकरण, संगठन, विश्लेषण तथा सामान्यीकरण के आधार पर किया जाता है। सामाजिक अनुसंधानकर्ताओं में गुडेम हार्ट, लुंडबर्ग और कुक ने लिखा है कि समाजशास्त्र में समस्या का अध्ययन ही क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में नहीं किया जाता, बल्कि समाजशास्त्री सिद्धांतों का निर्माण भी किया जाता है और इन सिद्धांतों की वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर जांच की जा सकती है, जांच की भी जाती है, उनमें संशोधन किया जाता है। विद्वानों का कहना ये भी है कि अध्ययन की पद्धति के आधार पर समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र क्या है, एक विज्ञान। फिर इस बात की सत्यता को और पुष्टि करने के लिए इसकी हम कहेंगे कि समाजशास्त्र की प्रकृति एवं वैज्ञानिक अवलोकन, दूसरा पॉइंट है ये। वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति में तथ्य संकलन के चरण का विशेष महत्व होता है। बच्चों, प्राकृतिक विज्ञानों में अवलोकन की पद्धति की सहायता से तथ्य एकत्र किए जाते हैं। मतलब अवलोकन का मतलब है कि अनुसंधानकर्ता फील्ड में जाता है, घटनाओं को घटित होते हुए देखता है और उसके आधार पर तथ्यों का संकलन करता है। तो समाजशास्त्र में भी अवलोकन 3 प्रकार से किया जाता है। एक सहभागी अवलोकन, दूसरा अर्ध सहभागी और तीसरा असहभागी। ये तीनों अवलोकन जो है, इनके माध्यम से अनुसंधानकर्ता विषय की प्रकृति के अनुरूप तथ्यों का संकलन करता है और प्राकृतिक विज्ञानों में केवल असहभागी अवलोकन का प्रयोग किया जाता है, जबकि समाजशास्त्रीय अध्ययनों में समस्याओं का अध्ययन करने के लिए, तथ्यों का संकलन करने के लिए अवलोकन विधि, अलग अलग तरह की अवलोकन विधि को प्रयुक्त किया जाता है बच्चों। और समाजशास्त्री जैसा देखता है उसी रूप में उसको लिख लेता है और तथ्यों का वर्गीकरण करता है, विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालता है, परिणाम निकालता है। ये काम, ये अवलोकन एक क्रमबद्ध और नियोजित रूप में किया जाता है। इसलिए हम कहेंगे कि समाजशास्त्र अवलोकन के आधार पर तथ्यों का संकलन करता है, सुनी और कही हुई बातों के आधार पर विश्वास नहीं करता है, इसलिए इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। ये दूसरा पॉइंट हुआ। इस बात को और स्पष्ट करने के लिए हम तीसरे पॉइंट पर जाते हैं और हम कहते हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति और तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन एवं विश्लेषण। बच्चों, समाजशास्त्र में अवलोकन के माध्यम से तथ्यों का संग्रह करने के बाद उनको कार्य कारण के आधार पर अलग अलग समूह में वर्गीकृत किया जाता है। मतलब कोई घटना घटी, उसके पीछे कौन सा कारण है। समाजशास्त्र में हम जिस तरह से विज्ञान कहता है कि कोई भी घटना बिना किसी कारण के घटित नहीं होती है, ठीक समाजशास्त्र भी कहता है कि कोई भी घटना घटित होती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य ही होता है। अलग अलग समूह में इसको वर्गीकृत किया जाता है, इन वर्गों को क्रम से व्यवस्थित किया जाता है और इन कारकों में परस्पर गुण संबंधों को स्पष्ट करके तालिका में बताया जाता है कि घटना इसलिए घटित हुई है। तो ये ठीक उसी प्रकार की प्रक्रिया है जिस प्रकार की विज्ञान में तथ्यों का संकलन करने के बाद की जाती है। तथ्यों को वर्गीकरण करके, उनका सारणीयन करके तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि वैज्ञानिक अध्ययनों में तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण और संगठन का वर्णन किया जाता है। समाजशास्त्रीय अध्ययन भी इन्हीं नियमों की पालना की जाती है, इसलिए समाजशास्त्र की प्रकृति को क्या कहते हैं हम, वैज्ञानिक है। बच्चों, इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट जो हम करेंगे वो है समाजशास्त्र की प्रकृति और सामान्यीकरण। सामान्यीकरण वैज्ञानिक अध्ययन का अंतिम चरण माना जाता है। इसमें प्रथम चरण में जो प्राकल्पना का निर्माण किया जाता है उनकी जांच की जाती है तथ्यों का, और उसके आधार पर तथ्यों का क्या किया जाता है, सामान्यीकरण किया जाता है, जनरलाइजेशन कर दिया जाता है। समाजशास्त्रीय अनुसंधान में अंतिम चरण सामान्यीकरण ही होता है, जिसमें समाजशास्त्री एकत्र तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन आदि करने के बाद निष्कर्ष निकालता है। प्रारंभ में जो प्राकल्पना लेकर चलते हैं, वैज्ञानिक जो प्राकल्पना लेकर चला था उसकी जांच की जाती है, उसका परीक्षण किया जाता है। यदि प्राकल्पना सिद्ध हो जाती है
तो समाजशास्त्र में ये सिद्धांत के रूप में स्थापित हो जाती है। अगर प्राकल्पना सिद्ध नहीं होती है तो उसे असत्य घोषित किया जाता है और नए सिद्धांतों की फिर से स्थापना की जाती है। नए परिणाम आते हैं तो नए सिद्धांत का निर्माण कर दिया जाता है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र क्या है का अध्ययन करता है। बच्चों, भारत के प्रमुख समाजशास्त्री हैं राधा कमल मुखर्जी। R.K. मुखर्जी ने अपनी पुस्तक व्हाट विल इट बी अर्थात समाज, इन्होंने लिखा अपनी इस पुस्तक, इनकी किताब का नाम है व्हाट विल इट बी। इसमें लिखा है समाजशास्त्र में वास्तविकता तथा सत्यता को जानने के लिए अनुसंधान के 4 मौलिक प्रश्नों का उत्तर घटना के अध्ययन में दिया जाना चाहिए। क्या है, कैसे है, क्यों है और क्या होगा, इसकी चर्चा इसमें की जाती है। समाजशास्त्रीय अध्ययन में सामाजिक क्रियाओं का क्या है, कैसे है, क्यों है को ध्यान में रखते हुए अध्ययन का वर्णन और व्याख्या की जाती है। इस आधार पर हम कहेंगे कि विज्ञान की तरह समाजशास्त्र में क्या होना चाहिए को स्थान नहीं दिया जाता है। इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की जाती है। समाजशास्त्र में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इन बातों को कहीं भी कोई स्थान नहीं दिया जाता है। केवल वस्तु स्थिति को ही स्थापित किया जाता है, उसकी ओर ही ध्यान दिया जाता है। बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है समाजशास्त्र कारण प्रभाव संबंधों की व्याख्या करता है। समाजशास्त्र में कारकों का अध्ययन किया जाता है अर्थात कारण और प्रभाव संबंधों का अवलोकन, संग्रहण और व्याख्या की जाती है। किस कारण से किन परिस्थितियों में क्या प्रभाव पड़ते हैं अर्थात हम ये कहेंगे कैसे है का अध्ययन किया जाता है। घटना के परिणामों के कारणों की खोज की जाती है। कोई घटना किन किन कारणों से घटती है उनका वर्णन किया जाता है। कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष में आर्थिक शोषण, उत्पादन के साधन और संबंध आदि के कार्य कारण संबंध की वैज्ञानिक व्याख्या करके बताते हैं कि समाज में परिवर्तन इनके द्वारा कैसे होता है। तो कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि समाजशास्त्र में कारण प्रभाव संबंधों की व्याख्या की जाती है विज्ञान की भांति। नेक्स्ट पॉइंट है समाजशास्त्र के सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। समाजशास्त्रीय अनुसंधान में उपकल्पना का निर्माण, तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन, संगठन और विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। और लास्ट में क्या किया जाता है, सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। तो ये व्यवस्थित सिद्धांत अनेक प्रकार से हो सकते हैं, इसलिए हम यहाँ ये वाली बात कहेंगे। फिर इस नेक्स्ट है समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की जांच की जाती है। समाजशास्त्र विज्ञान इसलिए भी है कि यदि समाज के इतिहास में हम देखते हैं तो अनेक ऐसे प्रमाण हमको दिखाई देते हैं जब सिद्धांतों की जांच की गई। जैसे दुर्खीम ने सिद्धांत दिया था एक आत्महत्या का सिद्धांत, और उन्होंने कहा था कि भौगोलिक सिद्धांत आत्महत्या का, उसमें जांच करके उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वे गलत थे क्योंकि तथ्यों के आधार पर वे प्रमाणित सिद्ध नहीं हुए। आत्महत्या के सिद्धांतों की जांच करने के बाद दुर्खीम ने आत्महत्या का समाजशास्त्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया और उन्होंने कहा कि व्यक्ति जो है सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज में निवास करता है और उससे प्रभावित होकर ही कहीं कोई घटना कोई घटित होती है। इसलिए उन्होंने आत्महत्या का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया वो कारणों के आधार पर समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का परीक्षण, परिमार्जन और संशोधन संभव है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र के सिद्धांत सार्वभौमिक है। बच्चों, जिस प्रकार से विज्ञान के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं उन्हें दुनिया में जहाँ भी अगर हम करेंगे तो रिजल्ट्स वहीं आएंगे, उसी भांति समाजशास्त्र के सिद्धांत भी क्या होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। अर्थात समान परिस्थितियों से गुजरने पर व्यक्ति का व्यवहार लगभग समान होता है। कार्य कारण प्रभाव संबंधों की व्याख्या समाजशास्त्र के अंदर भी की जाती है। यदि परिस्थितियाँ और कारक के गुण नहीं बदलते तो समाजशास्त्रीय सिद्धांत सत्य प्रमाणित हो जाते हैं। बच्चों, समाजशास्त्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के चरणों के अनुसार तथ्यों का अध्ययन करके सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, इसलिए उनकी जांच संभव है। मैकाइवर ने तो कहा भी है, समाज सहयोग है जो संघर्ष से गुजरता है। और अंतिम चरण में हम बात करेंगे
कि समाजशास्त्र में भविष्यवाणी करने की क्षमता है। जिस तरह से विज्ञान भविष्यवाणी कर सकता है, उसी तरह से समाजशास्त्र में भी भविष्यवाणी करने की क्षमता है, इसलिए इसको हम विज्ञान कह सकते हैं। समाजशास्त्र क्या है का अध्ययन करता है, उसके आधार पर क्या होगा और उसकी भविष्यवाणी करता है, इसलिए समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, वैज्ञानिक है। समाजशास्त्र में अनेक समाजशास्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणियाँ की है और उनमें से कई सत्य निकले भी हैं। समाज, गांव, ग्राम, नगर ये सब विकसित हुए हैं और संयुक्त परिवार एकाकी परिवार में बदले हैं। अनेक सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति और उनसे संबंधित अंग जैसे परिवार, समूह, संस्था, विवाह, कला, धर्म आदि आगे चलकर क्या रूप धारण करेंगे, इन सब की भविष्यवाणी समाजशास्त्रियों ने कर रखी है। इसलिए हम ये कहेंगे कि समाज सरलता से जटिलता की ओर, जटिल अवस्था में बदलता है। जैसे जैसे समाज बदलता है, विविधीकरण भी बढ़ता जाता है। समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने की क्षमता रखता है और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है और इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। तो इस तरह से बच्चों आज हम इतना ही करेंगे, आगे कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।